नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर दोस्तों 41 नंबर है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है इसमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। हम लोग पहले तीन क्रमागत विषम संख्या जो है मान लेते हैं। पहली संख्या हमने माना x है, दूसरी संख्या दोस्तों x+2 और तीसरी संख्या हो गई हमारी x+4। कह रहा है इन इन तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तो इनका योग जो होगा तो योग होगा x+2 और प्लस x+4। कह रहा है कि इनका योग जो है पहली संख्या से 20 अधिक है, तो x+20। ठीक है। अब इनको दोस्तों जोड़ लेते हैं। x, ये 3x दोस्तों हो गए, 3x प्लस 4 और 2 6, इधर दोस्तों x+20। तो दोस्तों अब 2x बचेगा, x इधर पश्चांतर होकर आएगा तो 2x बचेगा, 6 उधर जाएगा तो 14 बचेगा। तो अब x बराबर कितना आ गया? x बराबर 7 आ गया। कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या कौन थी हमारी? x+4। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? x+4 में x+4, x का मान है 7 प्लस 4 तो हो जाएगा 11। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई? 11। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। ये दोस्तों इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न है 0.592 और भाग करना है 0.8 से। तो दोस्तों जब दशमलव ये हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य बढ़ेंगे। इसको दोस्तों जब विभाजित करेंगे तो ये 16 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा पूर्णतया। अब दोस्तों इसका मान दशमलव में आ रहा है तो इसको हमको भाग करना पड़ेगा। 50 से इसको भाग करेंगे दोस्तों तो 0 पॉइंट लगेगा, 5 सत्ते 35, 350, ये बच्चा 20.0 बढ़ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20 दोस्तों, सॉरी 5 चौको 20, ये 200 हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर क्या आ गया? 0.74। 0.74 ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 0.74। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है। ये दोस्तों संख्या दी हुई है, इनका लासा ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। दोस्तों पिछली क्लास में हमने देखा था एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों वह न्यूनतम संख्या जो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए वही हमारा लासा होता है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कौन सी संख्या जो है 2 की घात सबसे बड़ी कौन सी है? 2 की घात सबसे बड़ी है 2 स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों 3 की घात में देखते हैं, 3 स्क्वायर है, 3 है, ये 3 है, तो इसमें भी दोस्तों हो जाएगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों 5 में देखते हैं, 5, ये 5 स्क्वायर और ये 5, तो इसमें दोस्तों 5 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 7 में दोस्तों 7 में केवल 7 ही है। यही दोस्तों हमारा एलसीएम होगा यानी लासा होगा। इसको दोस्तों हल करते हैं, देखते हैं 2 दूना 4, 3 तियाँ 9, 5 बचे 25 और 7। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? 25 चौको 100, 900, ये हो जाएगा 900 इंटू 7 यानी 6300। तो हमारा आंसर होगा 6300। ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है मारिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था। उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया।
उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। तो दोस्तों कह रहा है मारिस जो है वह अपनी आय का 25% जो है भोजन पर खर्च करता है और उसके आय में 1,000 की वृद्धि मिली। उसे आय में 1,000 की वृद्धि मिली। तो दोस्तों उसका जो मान लेते हैं उसकी आय क्या है, उसकी आय है ₹X। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि आय का 25% जो है वह भोजन पर खर्च करता है। तो ये भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर आय का 25%। ठीक है दोस्तों, ये 25% भोजन पर खर्च करता है। उसे 1,000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली। तो अब नई आय क्या होगी, नई आय हो जाएगी दोस्तों x प्लस 1,000। 1,000 रुपये उसे वेतन वृद्धि मिली है तो x प्लस 1,000 हो जाएगी। अब कह रहा है लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। यानी दोस्तों भोजन पर जो खर्च कर रहा है वह इतना ही अभी अभी भी खर्च कर रहा है। जब नई आय इसे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लगे फिर भी भोजन पर दोस्तों यह इतना ही खर्च करता है। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। यानी दोस्तों अब जो भोजन पर उसका खर्च कितना है, अब हो गया है 20%। ठीक है, तो नई आय हमारी क्या है, नई आय पर दोस्तों भोजन पर 20% खत्म करता है। तो नई आय पर दोस्तों अब देखते हैं भोजन पर कितना खत्म करता है, x प्लस 1,000। ये दोस्तों 20% खत्म कर रहा है अब भोजन पर। और कह रहा है कि भोजन पर उसने जो खर्च था वह बढ़ाया नहीं है। तो खर्चा कितना करता है भोजन पर, अभी भी दोस्तों ये भोजन पर खर्च इतना ही करता है, x इंटू 25/100। यह अभी भी खर्च कर रहा है। तो यहाँ से दोस्तों अब जब हम x का मान निकालेंगे तो हमारी जो है आय निकल आएगी। देखिएगा 20 पंचे 100, ये दोस्तों x प्लस 1,000 बटे 5, इधर दोस्तों 25 चौका 100, x/4। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। अब 4x ये हो गया तिरछी गुणा करने पर, ये 4,000। इधर ये दोस्तों तिरछी गुणा जब करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4,000। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसकी आय क्या हो गई, आय हो गई इसकी 4,000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों कह रहा था कि 25% जो है भोजन पर खर्च करता है, हमने आय मानी इसकी x। उसके बाद भोजन पर उसने दोस्तों 25% ख़त्म किया तो उसका भोजन पर x इंटू 25/100। उसके बाद कह रहा है कि उसे 1,000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली। तो नई आय हो गई x प्लस 1,000। कह रहा है कि उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। यानी उसने दोस्तों खाद्य वस्तुओं पर खर्च जो है वह पहले जितना रखा उसने, और उसकी वृद्धि जो है 1,000 रुपये वेतन में हुई थी। तो कह रहा है लेकिन भोजन पर जब उसने वृद्धि नहीं की तो भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। तो अब हम लोग दोस्तों नई आय से उसका भोजन पर जो खर्च हुआ वह निकाल देंगे। उससे दोस्तों जो पहला वाला भोजन पर खर्च कर रहा था उसका उसे बराबर करके x का मान निकाल लेंगे और उसकी जो प्रारंभिक आय थी वह हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें वह सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है। एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात 15:32 था। दोस्तों लाल और जो हरे टोकन हैं, हरा टोकन है, इनके बीच अनुपात कितना है, 15:32। ठीक है, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 है। गुलाबी और जो गुलाबी और लाल टोकन है इनके बीच अनुपात कितना है, 18:25। तो कह रहा है जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 है, तो हरे और गुलाबी टोकनों के बीच अनुपात, तो हरे और गुलाबी जो गुलाबी हैं इनके बीच दोस्तों अनुपात पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें जो आप लोग देखिए अनुपात जो है लाल और इधर भी लाल, तो हम लोग जो लाल और लाल है इनको आपस में बराबर कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों 15:32, इधर दोस्तों है 18:25। तो इसको दोस्तों बराबर करने के लिए
कितने से गुणा करना पड़ेगा? तो इसको दोस्तों जो हम बराबर करेंगे तो इसमें दोस्तों इसमें 5 से गुणा कर देंगे, इसमें 3 से, ये बराबर हो जाएगा। इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं कौन सा जो दोनों अनुपात है इसमें कौन दोनों तरफ हमें मिलता है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों लाल जो है अनुपात में दोनों तरफ हमें मिल रहा है, तो इसे ही हम लोग बराबर कर लेते हैं। देखते हैं इसका अनुपात हो जाएगा 15 पचे 75 और ये 5 दूना 10 5 तीन 15 160, 75 अनुपात 160। इधर दोस्तों 18 तियाँ 54 अनुपात 25 तियाँ 75। तो यहाँ से दोस्तों जो है देखिएगा ये हम जो लाल है, लाल टोकन हमारे दोनों तरफ बराबर हो गए और अब अनुपात हमारा निकल आएगा। अनुपात हमारा हो जाएगा लाल, हरा और गुलाबी, इनके बीच अनुपात कितना निकला? इनके बीच अनुपात हो गया दोस्तों 75 अनुपात अनुपात 60 अनुपात सारी दोस्तों 160 है, 160 और 54 दोस्तों अनुपात हो गया। तो पूछ हमसे रहा है कि हरे और गुलाबी टोकनों के बीच अनुपात, यानी 75 और 54। जो 75 और 54 ये अनुपात पूछ रहा था। इसको दोस्तों जो हम विभाजित करेंगे तो लाल हरे और सारी दोस्तों हरे पूछ किसके बीच रहा है दोस्तों? हरे और गुलाबी टोकनों के बीच। हरा है 160 और गुलाबी है 54, तो 160 और 54। इसमें दोस्तों इसको विभाजित करेंगे जब 2 अट्ठे 16 और ये 27 हो जाएगा। तो जो हरे और गुलाबी टोकनों के बीच अनुपात है वह हो जाएगा 80 अनुपात 27। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 80 अनुपात 27 सही हो जाएगा दोस्तों, बी ए नंबर 80 अनुपात 27। ए नंबर जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों हमने बताया जो दोनों तरफ हमें दोनों अनुपातों में दोस्तों लाल जो है ये कॉमन दिखा, इसी के लिए दोस्तों हम लोगों ने जो लाल है इसके अनुपात को बराबर किया। इसमें दोस्तों 15 अनुपात 32 था, इसमें 18 अनुपात 25। तो हमने जब बराबर किया तो 75 अनुपात 160 और ये क्या दोस्तों गुलाबी और लाल का अनुपात हो गया 54 अनुपात 75। तो लाल लाल था दोस्तों, ये लाल, हरा और ये गुलाबी। तो लाल का अनुपात कितना था 75, हरे का अनुपात था 160 और गुलाबी का था 54। तो हमसे पूछ रहा था हरे और गुलाबी टोकनों के बीच अनुपात। तो हरा का अनुपात था 160 और गुलाबी का 54। इसे दोस्तों जब 2 से काट देंगे 2 अट्ठी 16 और ये 27, तो अनुपात जो है 80 अनुपात 27 आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिएगा, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो दोस्तों पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन ये हमारे सामने था। तो देखिएगा इसमें हमें क्या करना है। ये ट्रेन की स्पीड दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसे जो है मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो पिछली क्लास में बताया था मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। हमने मीटर प्रति सेकंड में क्यों बदला? क्योंकि दोस्तों इधर जो समय दिया है हमारा यह सेकंड में दिया है और जबकि चाल क्या थी? चाल थी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें जो सेकंड है या फिर हम लोग सेकंड जो है इसे घंटे में बदल दें या जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लें, तो हमें जो सहूलियत रहेगी वह किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने में रहेगी। इसीलिए दोस्तों इसको 5/18 से गुणा कर देते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। और यही अगर हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। यह चीज़ आप लोग याद रखना। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा और अगर किलोमीटर प्रति घंटा है इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिएगा इसको हम लोग चालू करते हैं। इसे देखिएगा 18 चौको 72 आती है, ये आएगा दोस्तों 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी चाल हो गई। कह रहा है 15 सेकंड में तय कुल दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या सूत्र होता है? दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। तो चाल है हमारी 20
मीटर प्रति सेकंड और समय है 15 सेकंड। कितना आ जाएगा? 15 दूना 30, 300 मीटर। जो दोस्तों दूरी है वह हो जाएगी 300 मीटर। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो हम लोग मान लेते हैं दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस 1 रुपये। एक वस्तु का कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य 1 रुपये दोस्तों मान लेते हैं। कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हम लोग तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, 25 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 25 रुपये। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों जो 25 वस्तु का क्रय मूल्य है, 25 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हमने देखा? 25 रुपये। और 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, यानी दोस्तों 20 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य वह भी कितना हो जाएगा? 25। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी दोनों बराबर हैं। तो अब कह रहा है यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालेंगे क्या? यहाँ से एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो 25/20, ये हमारा एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों अब हम लोग लाभ निकालते हैं, लाभ देखते हैं, लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 5 चौको 20, 5 25, ये 5/4 हो जाएगा। 5/4 -1। यहाँ से दोस्तों क्या निकल कर आएगा? यहाँ से निकल कर आएगा दोस्तों 1/4, यह लाभ हो गया। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत दोस्तों प्रॉफिट क्या होगा? लाभ कितना है? 1/4। कास्ट प्राइस कितना है? कास्ट प्राइस हमने माना था 1 रुपये, तो कास्ट प्राइस 1 रुपये गुणा 100। तो यहाँ देखिएगा कितना आ जाएगा? यह आएगा 1/4 × 100, यानी 25 चौको 100। तो दोस्तों ये प्रॉफिट आ जाएगा 25%। 25%। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। हमने पहले कह रहा 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य माना 1 रुपये। उसके बाद कह रहा 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया 25 रुपये। फिर कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो हमने 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वह 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान रखा, यानी 25 रुपये रख दिया। अब हमें एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 25/20। यहाँ से दोस्तों अब हमें एक वस्तु का विक्रय मूल्य भी पता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य भी पता है, तो हमने यहाँ से लाभ निकाला। लाभ आ गया 1/4 रुपये। अब प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य × 100, इससे दोस्तों हमारा आंसर आ गया 25%। आशा करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 48 है कि एक कार 4.5 लाख रुपए में खरीदता है तथा उसकी सहायक सामग्री पर 1.25 लाख रुपए खर्च कर देता है। वह कार को 20% की हानि पर बेच देता है, तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों उसका कास्ट प्राइस क्रय मूल्य टोटल कितना है? टोटल हो गया दोस्तों ये 4,50,000 में उसने खरीदी। उसके बाद सहायक सामग्री पर 1,25,000 रुपये खर्च करता है, यानी दोस्तों 1,25,000 रुपये दोस्तों उसने और खर्च किए। 1,25,000 रुपये उसने और खर्च किए, तो कुल दोस्तों इसकी कास्ट प्राइस कितनी हो गई? कुल हो गई दोस्तों 5,75,000 रुपये। कह रहा है वह कार को 20% हानि पर बेच देता है। तो दोस्तों हानि पर बेच देता है, तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 5,75,000 दोस्तों, इस पर वह 20% हानि पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा देखते हैं। सेलिंग प्राइस होगा, ये 2 जीरो चले गए इधर दोस्तों, इसको गुणा करने पर क्या आएगा? 45, 38, और दोस्तों इसको गुणा कीजिएगा आप लोग,
इसमें 8 0 0 49,856 ये देखिए दोस्तों, गुणा कर लीजिएगा। इसको दोस्तों देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये दोस्तों 6 और 4। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा हमारा 4,60,000 रुपये। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा डी, 4,60,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि विक्रय मूल्य, अगला प्रश्न दोस्तों 49 है। यदि विक्रय मूल्य ₹1680 हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद पर अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? तो दोस्तों विक्रय मूल्य 1680 दिया है, कह रहा है तो 16% की हानि होती है। इतना विक्रय मूल्य होने पर भी 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15 है दोस्तों, 15% का लाभ होता है तो उत्पाद पर अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? तो दोस्तों देखिएगा इसमें क्या होगा। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1680 रुपये। इस पर दोस्तों से 16% की हानि होती है। हानि बराबर कितनी है दोस्तों? 16%। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसका कास्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है? 1680 100/84। तो ये दोस्तों 2 से कट जाएगा, 2 बार जाएगा ये, 2 चौको 8, 2 अठे 16। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो कास्ट प्राइस आ गया वह आ गया 2,000 रुपये। अब कह रहा है यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद पर अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? ये हमारा आ गया कास्ट प्राइस। अब हम लोग अंकित मूल्य जो है मार्केटिंग प्राइस वह हम लोग मान लेते हैं। माना दोस्तों मार्केटिंग प्राइस या अंकित मूल्य कितना है? X रुपये। वह कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 8% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है। तो हमने जो अंकित मूल्य है इस पर दोस्तों 8% की छूट दी यानी 92/100। उसके बाद दोस्तों यह हमारा क्या हो गया? यह विक्रय मूल्य हो गया यानी सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वह हमारा सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस यह दोस्तों हो गया, इस पर हम लोग अगर ये सेलिंग प्राइस हमारा हो गया, इस पर 15% का लाभ उससे होता है। यानी दोस्तों यह विक्रय मूल्य है, इस पर अगर 15% का लाभ होगा तो हमें निकालना क्या है? हमें सीपी निकालना है यहाँ से। तो हमें निकालना होगा 100/115, इसके बराबर हो जाएगा 2,000 के। यानी दोस्तों ये हमने बताया अंकित मूल्य x था, अंकित मूल्य पर हमने 8% की छूट दी। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? x इंटू 92/100। विक्रय मूल्य से हमें दोस्तों अब निकालना था क्रय मूल्य, क्योंकि उस हमें बराबर में क्रय मूल्य रखना था। तो हमने इसे 15% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ, तो यानी इंटू 100/115। इसको दोस्तों जो हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? ये 100 कट जाएगा। देखिए दोस्तों x बराबर 2,000 इंटू 115/92। तो 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 छंग 12, ये 1,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये 2 से और कट जाए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये तो 5 6 10 523, 5 6 115। ठीक है, तो ये दोस्तों अब कितना आ गया? 2,500 रुपये। यानी दोस्तों पूछ रहा है अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य कितना आ गया? 2,500 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 49 का ऑप्शन नंबर सही होगा सी, 2,500 रुपये। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। एसपी में 1680 रुपये दिया हुआ था, उस पर 16% हानि होती है, तो एसपी पर दोस्तों 16% हानि होती थी। हमने इसको सीपी निकाल लिया, क्रय मूल्य निकाल लिया। क्रय मूल्य आया हमारा 2,000 रुपये। उसके बाद कह रहा है यदि 8% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? तो अंकित मूल्य हमने मार्केटिंग प्राइस माना x रुपये। x रुपये पर दोस्तों छूट दी 92/100। छूट देने के बाद दोस्तों हमें क्रय मूल्य निकालना था, तो इंटू 100/115 बराबर 2,000। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों हमें प्राप्त हो गया 2,500 रुपये अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर दोस्तों प्रश्न।
5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत सम संख्या कौन कौन सी है? माना पहली संख्या x, दूसरी दोस्तों संख्या हो गई x प्लस 2, तीसरी दोस्तों संख्या हो गई x प्लस 4, चौथी है x प्लस 6, पाँचवीं है x प्लस 8। ये दोस्तों हमारी संख्या हो गई। संख्या 1 2 3 4 5, 5 हो गई। कह रहा है इनका औसत कितना है? 40। तो यानी दोस्तों कुल मान कितना होगा 5 संख्याओं का? तो 40 इंटू 5। अब इनको जोड़ लेते हैं तो x कितना है? 5x है प्लस 2 4 2 6 6 6 12 8 20, 20 ये हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 200। 5x बराबर इधर माइनस होगा 200 से, 200 से 20 गए 180। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 6 का 30। तो x बराबर 30, यानी कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों x है, x का मान आ गया 36। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है, कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है। कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है। 3 छात्र दोस्तों हैं, 3 छात्र, इनका दोस्तों माध्य कितना है? माध्य है 38। तो इनका दोस्तों कुल मान कितना होगा? कुल मान होगा 38 इंटू 3। तो 3 अठे 24, 2 3 3 9 2 11, 114 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या हैं जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए, जिससे 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 हो गया। ये कह रहा है दोस्तों ये 3 छात्र थे, इनका जो औसत माध्य था वह 38 था। उसके बाद 2 नए छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं। उसमें से एक छात्र जो है वह दोस्तों कह रहा है कि उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या हैं, जो दोस्तों दूसरे वाले से कम है। यानी दूसरे वाले के जो 2 बच्चे नए आए हैं उसमें से एक का जो मान है उसके प्राप्त अंक हैं वो अधिक हैं और दूसरे वाले के कम हैं। तो कह रहा है कि जिसने कम अंक प्राप्त किए उसका नंबर बताइए, कितने उसने नंबर पाए हैं। और अंत में दोस्तों जो टोटल ये 5 छात्र हो गए, इनका कुल औसत कितना है? 40। तो 5 छात्रों का कुल औसत कितना है? 40 है। इनका कुल मान देखिएगा, कुल मान कितना हो गया? इनका मान हो गया 5 को 20, यानी दोस्तों 200। ये दोस्तों पहले 3 छात्र जो थे उनका कुल मान 114, या कुल मान क्या दोस्तों? ये कुल अंक उनके कितने? 114। 5 छात्रों के कुल अंक कितने? 200। यानी दोस्तों इनका अंतर कितना आ गया? इनका 114 और 200, इनका अंतर कितना आ गया? इनका अंतर आ गया, इनका 114 को 200 का अंतर आ गया दोस्तों 86। ये अंतर 86 आ गया। 86 अंक जो प्राप्त हुए हैं वह दोस्तों प्राप्त तो जो 2 नए छात्र आए उन्होंने ही ये 86 अंक प्राप्त किए। और कह रहा है परीक्षा कितने अंकों की है? 45 अंकों की। अब कह रहा है कि जिस 2 छात्र जो नए आए हैं इनमें से जो जिसने कम अंक प्राप्त किए उसके नंबर हमें बताने हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों कि जो नया छात्र आए हैं 2, पहला छात्र दूसरा छात्र। तो परीक्षा कितने अंकों की थी? 45 अंकों की। माना हमने पहला जो छात्र है इसने 45 अंक प्राप्त कर लिए, पूरे पूरे अंक प्राप्त किए। तो बचे अंक कितने? बचे अंक अब 86 में से 45 जब घटा देंगे हम तो अंक आएंगे हमारे 41। जो दूसरा वाला छात्र है उसने 41 अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा था कि दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए जिसने जिसने दोस्तों 5 अंक की कुल औसत 40 था। तो कह रहा है कि छोटे जो सबसे कम अंक जिसने छात्र ने प्राप्त किए उसका अंक बताना था। तो सबसे कम किसने प्राप्त किए? दूसरे वाले ने 41 अंक प्राप्त किए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था दोस्तों, इसमें समझने की बात थी। कह रहा है कि 2 नए छात्र ने परीक्षा में भाग लिया। उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या हैं? सबसे कम अंक पूछ रहा था। तो दोस्तों इनका अंतर हमने देखा 86 आया था। पहले वाले को हमने पूरे अंक दे दिए, 45 अंक, 45 अंकों की परीक्षा थी। जब 45 अंक पहले वाले छात्र को दे दिए तो बचे अंक कितने? 41 ही। तो दूसरा वाला जो छात्र है उसने 41 अंक प्राप्त किए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों 52 नंबर।
पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो दोस्तों कह रहा है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यानी दोस्तों पी जो है अधिक समय लेता है क्यू की तुलना में, पी क्यू की तुलना में अधिक समय लेता है। तो दोस्तों मानते हैं पी की क्षमता कितनी है? ये क्षमता दोस्तों पी की क्षमता 1 हो जाएगी। दोस्तों जो समय अधिक लेगा उसकी क्षमता कम होगी और जो समय कम लेगा उसकी क्षमता अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो पी की क्षमता 1 हो जाएगी और क्यू की क्षमता कह रहा है क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यानी पी की क्षमता कम है और क्यू की क्षमता अधिक है। तो क्यू की क्षमता कितनी अधिक हो जाएगी? वह 50% अधिक समय लेता है, यानी उसकी क्षमता 50% अधिक होगी। तो क्यू की क्षमता कितनी हो जाएगी? क्यू की क्षमता होगी 1/1/2, यानी 3/2। ये क्षमता हो जाएगी क्यू की। तो दोस्तों कह रहा है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। ये दोनों दोस्तों इनकी दोनों की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? कुल क्षमता होगी इनकी 5/2। अब कह रहा है 18 दिनों में कार्य पूरा करते हैं तो कुल कार्य कितना होगा? कुल कार्य होगा 5/2 इंटू 18, दो देखिए 5×9 = 45। तो इनका दोस्तों कुल कार्य हो जाएगा 45। अब कह रहा है क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? क्यू की बात की जाए तो क्यू की क्षमता कितनी थी? क्यू की क्षमता है 3/2। तो क्यू पूरे कार्य को समाप्त करेगा। देखते हैं दोस्तों 3/2, तो ये हो जाएगा 3×15=45। ये दोस्तों जब गुणा करेंगे तो क्यू दोस्तों इस कार्य को करेगा 30 दिनों में। तो दोस्तों क्यू कार्य समाप्त करेगा 30 दिनों में। अगर पूछा जाता कि पी जो है पी कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो पी की क्षमता थी 1, वह कार्य को 45 दिनों में समाप्त करता और क्यू ने 30 दिनों में समाप्त किया। तो दोस्तों इसमें आंसर कौन सा सही होगा? आंसर होगा ए नंबर, 30 दिन। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 53 नंबर। दोस्तों 16,400 रुपये की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना है। वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो है किस्त वाला प्रश्न है और चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त है। तो इसका दोस्तों सूत्र आप लोग याद रखिएगा। सूत्र क्या होता है इसका? x/1 + r/100 प्लस दोस्तों x/1 + r/100 ये 2 वर्षों का हो गया। अगर 3 वर्षों का हो x/1 + r/100 ये दोस्तों आगे ऐसे ही दोस्तों आगे बढ़ता चला जाएगा और बराबर इसके ए हो जाएगा। ये दोस्तों सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज में जो किस्त है वो निकालने का। इसमें दोस्तों ए क्या है? ए बराबर हो गया चुकाई जाने वाली राशि, चुकाई जाने वाली राशि, चुकाई जाने वाली राशि। और एक्स क्या है? एक्स है दोस्तों जो प्रत्येक एक किस्त है या प्रत्येक किस्त जो है वह एक्स है। और ए क्या है? ए चुकाई जाने वाली राशि। तो इसमें दोस्तों कह रहा है कि 16,400 रुपये की राशि उधार ली। तो यानी इसमें दोस्तों ए का मान कितना है? 16,400। और दोस्तों प्रत्येक किस्त जो है किस्त पूछ रहा है। तो हम लोग अब आप लोग सूत्र जो है दोस्तों इसको लिख लीजिएगा और हम लोग इसमें मान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 वर्ष के लिए है तो दोस्तों 1 वर्ष के लिए x/1 + r/100 1 वर्ष के लिए लग जाएगा। 2 वर्षों के लिए है तो x/1 + r/100 और 3 वर्षों के लिए है तो x/1 + r/100 तो दोस्तों हमें ज्ञात करना है 2 वर्षों का। तो अब देखिए दोस्तों सूत्र में जब हम लोग मान रखेंगे तो सूत्र था x/1 + r कितना है हमारा? 5%, 5/100। और ये दोस्तों पहले वर्ष की किस्त हो गई। दूसरे वर्ष की x/1 + दर है 5%/100। ये 2 वर्षों की, हमें 2 वर्षों की प्राप्त करनी थी। और दोस्तों ए का मान जो राशि है वह कितनी है? 16,400 रुपये। अब हल करेंगे तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा? 5, ये सॉल्व कर देते हैं 20, ये भी 20 हो जाएगा। 20 से कम 20 1 21, तो हो जाएगा 20/21x।
प्लस ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो दोस्तों स्क्वायर में हमें क्या प्राप्त होगा, ये 20 से कम 20 एक 21/20 हो जाएगा, यानी 441/400। तो 400 ऊपर चला जाएगा तो 400x/441 बराबर 16,400। इसलिए दोस्तों जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो जोड़ने पर इसका एलसीएम लेकर आप इसे दोस्तों ये हो जाएगा 20x, ये x नीचे नहीं दोस्तों होगा, 20x ऊपर है। जो हम जब हम इसका दोस्तों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर हमें प्राप्त क्या होगा, एलसीएम लेने पर 441 नीचे हो जाएगा और ये दोस्तों हो जाएगा 20, 21, 8, 20 दूना 420, 420 ये हो जाएगा 420x प्लस ये 400x है। तो दोस्तों 420x और 400 820, 820x प्लस 441 ये कितना है 16,400। इसको दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो 82 दूना 164 और ये 20 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आएगा 441 × 20, यानी दोस्तों 0 2 कम 2 2 चक्कू 8 2 चक्कू 8 मतलब 8,820 रुपये वार्षिक भुगतान की राशि है दोस्तों। वार्षिक किस्त जो है किस्त पड़ेगी 8,820, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है 8,820 रुपये, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग सूत्र याद रखें, केवल सूत्र में मान आपको रखना पड़ेगा और जो ये आपको केवल सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें हमें जो किस्त है उसका मान जो है पता चल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों 54 नंबर प्रश्न। देखिएगा एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 है, तो समबाहु त्रिभुज ये दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज हमारा हो गया, अलग बना देते हैं दोस्तों। देखिएगा समबाहु त्रिभुज ये मानते हैं हमारा ये समबाहु त्रिभुज है ABC। तो कह रहा है दोस्तों इसकी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज इसकी ये मानते हैं भुजा x, ये x है और समान भुज इसका आधार जो है समान भुजाओं का 6/5 गुना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6/5x। ठीक है, तो इसका दोस्तों कह रहा है परिमाप कितना है, परिमाप है इसका 32 सेंटीमीटर। तो परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है दोस्तों तीनों भुजाओं का योग। तो दोस्तों तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो देखिएगा तीनों भुजाओं का योग कितना होगा, ये एक x ये x, तो 2x ये हो गया प्लस 6/5x। ठीक है दोस्तों, बराबर कितना है 32 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर। तो इस एलसीएम जब लेंगे तो 5 दूना 10, 6 16, 16x/5 बराबर 32। तो यहाँ से दोस्तों 16 दूना 32, x बराबर कितना है, x बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों x बराबर ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ जब मान रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 6/5 × 10, 5 दूना 10, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब हमें क्या प्राप्त करना है, अब हमें प्राप्त करना है क्षेत्रफल, इसका ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल होता है 1/2 × आधार इंटू ऊंचाई, ये हमारा सूत्र होता है समद्विबाहु त्रिभुज का। तो दोस्तों आधार हमें प्राप्त है 12 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई हमें दोस्तों कैसे प्राप्त चलेगी, ये दोस्तों हमने लंब ए से दोस्तों BC पर लंब डाला, ये हमारा D पॉइंट हो गया। इससे दोस्तों हमें भुजा थी 12, ये 2 पार्टों में विभाजित हो गए, 2 भागों में, 6 सेंटीमीटर की दोस्तों ये भुजा हो गई, 6 की ये भुजा हो गई। अब हमें AD प्राप्त करना है। AD दोस्तों ये जो त्रिभुज हो गया ये हमारा त्रिभुज हो गया ADC त्रिभुज जो है या समबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें दोस्तों कर्ण हमें पता है 10 सेंटीमीटर, आधार पता है 6 सेंटीमीटर, तो हमें जो AD भुजा है लंब यानी इसे हमें निकालना है। तो आपको पता होगा जो हमारा त्रिकोण वो बनता है दोस्तों, ट्रिपलेट बनता है, तो 6 8 10, तो ये हमारा 6 8 10 बनता है, तो 8 सेंटीमीटर लंब हो जाएगा। यहाँ से ट्रिपलेट से आप लोग जो ट्रिपलेट है वो याद कर लीजिएगा।
ट्रिपलेट से दोस्तों हमारा जो लंब हो जाएगा वह 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी लंब और जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसका दोस्तों ऊंचाई इसकी। तो हमें अब दोस्तों ऊंचाई भी पता हो गई और आधार भी पता है इसका, तो हम लोग मान रखते हैं इसमें। और इसका क्षेत्रफल देखते हैं क्या होगा, 1/2। आधार कितना है, आधार था दोस्तों 12 और ऊंचाई कितनी है 8, तो 2 छक्का 12, 8 छंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों जो इसका क्षेत्रफल आएगा समद्विबाहु त्रिभुज का वह आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना था, आप लोग ध्यान रखें, केवल जो त्रिभुज समद्विबाहु था उसके दोस्तों आपको पता होता है कि दो भुजाएं जो हैं वह बराबर होती हैं। तो दो भुजाएं हमने मानी, एक भुजा एक्स है, दूसरी भी एक्स हो जाएगी, और तीसरी भुजा जो आधार कह रहा था आधार समान भुजाओं का 6/5 है, तो हमने 6/5 एक्स रखा। इसमें दोस्तों जो परिमाप है, परिमाप होता है दोस्तों तीनों भुजाओं का योग, हमने योग करके इसका एक्स का मान निकाला 10। ये दोस्तों ये भुजा 10 हो गई, आधार जो है 12 हो गया। अब हमें ज्ञात का क्या करना था, क्षेत्रफल में इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो दोस्तों ऊंचाई हमने जो लंब BC पर डाला तो इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया इसने। इससे दोस्तों हमें मिल गया एक समकोण त्रिभुज ADC। ये ADC हमें समकोण त्रिभुज मिल गया। इसमें दोस्तों हमें हमें आधार पता है, कर्ण पता था, हमें केवल जो है लंब ज्ञात करना था। ट्रिपलेट से दोस्तों जो लंब है वह 6, 8, 10 होता है, तो 8 में प्राप्त हो गया। इसका मान दोस्तों हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 55 नंबर। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर एक उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमने माना, देखिए दोस्तों ये हम लोग दोस्तों वृत्त बना लेते हैं। इसकी दोस्तों चारों जो अंदर है इसको दोस्तों ये हमने माना बन गया वर्ग, हमारा वर्ग बन गया ABCD। तो कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, हमने माना ये दोस्तों केंद्र इसका है O। यहाँ से दोस्तों ये त्रिज्या हमारी हो गई 8 सेंटीमीटर। कह रहा है त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है दोस्तों, हम दूसरी त्रिज्या मान लेते हैं, ये हमारी दूसरी त्रिज्या हो गई, यह भी दोस्तों 8 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों अब हमें क्या देखना है, हमें ये मिल गया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा मिला, समकोण त्रिभुज हमें मिला AOB दोस्तों जो समकोण त्रिभुज मिला इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, AB कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण आपको पता होगा कैसे निकलेगा, AB² बराबर AO² प्लस OB²। तो दोस्तों AB बराबर क्या हो जाएगा, AO कितना है 8, तो 8² 8 अट्ठे 64, और ये कितना है OB कितना है, ये भी 8 है, तो 8 अट्ठे 64 ये भी हो जाएगा। तो ब्रैकेट में दोस्तों क्या आएगा, AB बराबर 128 अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 128। 128 को जब इसको सॉल्व करेंगे तो AB आ जाएगा 8√2। तो दोस्तों AB इसकी लंबाई हो गई 8√2, और कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है दोस्तों 8√2, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 8 अट्ठे 64 इंटू 2, तो 2 चौकू 8 2 छंग 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों जो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 56 नंबर दोस्तों है। यह दोस्तों x+3 x+5 x+8 x+9 प्रेक्षणों का माध्य जो 9 है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो दोस्तों इनको जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5, 5x ये हो गया, प्लस 9 8 17 17 5 22 5 3 25, 25 ये हो गया, माध्य कितना है 9 है। तो दोस्तों कुल मान कितना हो गया, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5 9 45 ये हो गया। तो दोस्तों x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 4।
तो कह रहा है अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। अंतिम 3 प्रेक्षण कौन से हैं, तो x+5 यानी संख्या कितनी होगी 9। दूसरा क्या है 8 4 12, दूसरी संख्या 12 हो गई। तीसरा 9 4 13, ये तीसरी संख्या हो गई। तो कह रहा अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। इनको दोस्तों जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा 34 प्राप्त होगा। तो इसमें दोस्तों 34 प्राप्त हुआ और संख्या कितनी थी, तीन संख्या थी तो बटा 3। तो ये हमारा अंतिम 3 संख्याओं का माध्य हो गया। अंतिम 3 संख्याओं का माध्य क्या हो गया 34/3। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। 56 में ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है रामू के मासिक घरेलू खर्चों का प्रतिशत विवरण 4 खंडों में निम्नलिखित है। यदि वह ₹55,000 प्रति माह अर्जित करता है तो प्रत्येक माह में इसके द्वारा भुगतान की जाने वाली ईएमआई कितनी है। दोस्तों अर्जित कितना करता है वह 55,000 रुपये, 55,000 रुपये अर्जित करता है और ईएमआई प्रत्येक माह की कितनी है। तो दोस्तों देखिएगा ईएमआई का उसका खर्चा कितना है, ईएमआई है दोस्तों 46%। तो देखिएगा 46% है। कमाई थी उसकी दोस्तों मासिक आय कितनी थी 55,000 रुपये। ईएमआई का पूछ रहा है तो ईएमआई है दोस्तों 46%। तो 0 0 चला जाएगा। ये कितना हो गया दोस्तों, इसकी जब आप लोग गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 253। तो उसका दोस्तों जो ईएमआई पर खर्चा है मासिक का वह है 25,300 रुपये, 25,300 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए है जो इसमें सही हो जाएगा 25,300 रुपये। आगे देखिएगा इसी का दोस्तों 58 नंबर जो प्रश्न है इसी से संबंधित है। देखिएगा क्या कह रहा है इसमें कह रहा है रामू द्वारा पेट्रोल पर खर्च की गई राशि उसके बचत राशि से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को देखना है कि पेट्रोल पर खर्चा उसने कितना किया। पेट्रोल पर उसका खर्चा है 9%, पेट्रोल पर है दोस्तों 9%। और उसके बाद बचत राशि, बचत सेविंग कितनी है 18%। इसमें दोस्तों देखिएगा उसकी राशि कमाई कितनी थी 55,000 और इसका जो पेट्रोल पर खर्चा कितना किया उसने 9%। तो देखिएगा कितना आएगा उसका पेट्रोल पर खर्चा हो गया उसका 9 4 49 रुपये जो है यह उसका पेट्रोल का खर्चा है। और उसका जो सेविंग कितनी है बचत से दोस्तों 18% है। तो बचत आप लोग देखिएगा 55,000 इंटू 18/100। इसकी दोस्तों जब आप लोग गुणा करेंगे तब इसे जो बचत है वह आएगी 9900 रुपये। और जो पेट्रोल पर खर्चा कितना था 4950। तो कह रहा है कि उसके बचत राशि कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों 9900 से जब 4,950 घटाएंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा, प्राप्त होगा इनका अंतर कितना होगा, अंतर हो गया 0 5 और 8 9। दोस्तों ये सारी 9 होगा, 9 और 4,950 रुपये उसका सेविंग होगा। तो कह रहा है उसके बचत राशि कितना प्रतिशत कम है। बचत कितनी थी 9900 और उससे कम कितना है। तो दोस्तों प्रतिशत पूछ रहा है, देखिएगा 4950 बटा 9900 इंटू 100। इसको दोस्तों जब आप लोग सॉल्व करेंगे 5 9 45, 5 से पूरा चला जाएगा तो 50%। तो कह रहा है उसकी बचत राशि कितना प्रतिशत कम है। तो बचत राशि उसका प्रतिशत कम है 50%। देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा 50%। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा 50%। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है 59 नंबर दोस्तों, निम्न ग्राफ में 4 अलग अलग दुकानों की लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर चेन से प्राप्त की गई आय दी गई, इसके मान रुपए में दिए हैं। दोस्तों पहले मंथ का 25,000 है, दूसरे मंथ का 26,000 है, तीसरे मंथ का ये 24,000 है और चौथे मंथ का है 20,000। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है माह 1 और माह 4 के बीच आय में
प्रतिशत अंतर क्या है? तो माह 1 में कितना था? 25,000 रुपये। और माह 4 में कितना है? 20,000 रुपये। अंतर कितना आया? 5,000 रुपये। कह रहा है बीच में प्रतिशत अंतर क्या है? प्रतिशत अंतर क्या हो गया? 5,000 दोस्तों, बटा पूछ रहा है कि कम है अधिक है, तो कम कितना होगा? कम है तो दोस्तों हमें निकालना पड़ेगा बटा इससे कम है दोस्तों 25,000 से, तो बटा 25,000 इंटू 100। 3 जीरो से चले जाएंगे, 5 पचे 25, 5 चौको 20 और 5 दूना 10। तो दोस्तों 20% जो है कम आय होगी, 20% कम आय होगी। ये नंबर ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। अगर पूछा जाए दोस्तों, अगर ये दोस्तों 20,000 के सापेक्ष निकाला जाए तो 5,000 बटा 20,000 इंटू 100 होगा। तो यहाँ से 5,000 ये चला जाएगा, 5 चौको 20, 4 पचे 25, तो यहाँ 50% अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों ये 50% अधिक, ये भी ऑप्शन सही होगा। अगर इसमें दोस्तों इस प्रश्न में ये क्लियर नहीं किया गया है कि अंतर पूछ रहा है, तो इसमें अंतर में अगर आप देखेंगे माह 1 के सापेक्ष, तो मंथ 1 के सापेक्ष 25,000 के सापेक्ष, तो दोस्तों 25,000 के सापेक्ष जो है उसकी आय माह 4 की आय जो है यह 25% अधिक होगी। अगर माह 4 के सापेक्ष आप माह 1 का देखेंगे तो ये है 25% कम आय। तो आप लोग दोस्तों इसमें ये प्रश्न जो है इसमें ऑप्शन दोनों ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन जो आपका प्रश्न पेपर अगर होगा तो उसमें दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन दिया हुआ होगा। इसमें दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें फिलहाल ये प्रश्न अगर कहें तो ये प्रश्न गलत है, लेकिन इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। आगे देखिएगा, इसी से दोस्तों रिलेटेड प्रश्न है, माह 2 और माह 3 के आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। माह 2 और माह 3 देखते हैं दोस्तों, माह 2 और माह 3 इनका दोस्तों अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात माह 2 में है 26,000, माह 3 में है 24,000, तो 26,000 अनुपात 24,000, ये 3 जीरो 2 से कट जाएगा, तो अनुपात आएगा 12:13। देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही होगा दोस्तों 13:12। ऑप्शन नंबर जो सी है यह इसमें सही हो जाएगा, 13:12। तो दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न भी था। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों प्रश्न जो हैं लास्ट के 2-3 प्रश्न इसमें अच्छे भी हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से सॉल्व करें, वीडियो को आराम से देखें, जो है प्रश्न आपसे जो है आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।